हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, इफ़ ए स्क्वेयर इज इक्वल टू में 23/25 देन ए इज़। देखो इससे पहले मैंने आपको 1 to 10 क्वेश्चन करवा दिया, वो अच्छे से देख लेना, उसके बाद यहाँ पर आना 11th क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ए स्क्वेयर दिया हुआ है, ए को आपको बताना है रैशनल है, इरेशनल है, होल नंबर है, इंटीजर है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है। देखो यहाँ पर इसको कैसे करेंगे हम। देखो हमारे पास ये 11th क्वेश्चन है जिसमें ए स्क्वेयर की जो वैल्यू है वो दी हुई है आपको 23/25। तो अब हम यहाँ से अगर ए निकालेंगे तो ए किस तरीके से आएगा बताओ ज़रा। देखो ये आपके पास ए किस तरीके से निकालेंगे, ए इज इक्वल टू में आ जाएगा आपके पास रूट में 23/25। समझ रहे हो ना कैसे होता है ये, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करते हैं। जैसे ये ए स्क्वायर बाई 23/25 है ना, तो हमें पता है स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करते हैं, तो स्क्वायर से ये तो कट जाता है रूट, और इधर ये रूट रह जाता है। तो हम डायरेक्ट भी पता है कि स्क्वायर हटाना है तो दूसरी साइड क्या जाता है, स्क्वायर रूट आ जाता है, ठीक है। तो देखो रूट में 23 तो एज इट इज़ रहने वाला है, 25 का रूट हमें पता क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। तो ए ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब ये देखो आपको लगेगा कि है तो ये p/q फॉर्म में, ठीक है, तो रैशनल हो सकता है, रैशनल तो नहीं है। क्यों नहीं है, देखो चाहे ये p/q फॉर्म में भी है, लेकिन अगर आप देख रहे हो ऊपर जो ये वैल्यू है रूट में, अगर ये रूट में वैल्यू होती 16 तब तो ये हो जाता 4/5 हो जाता, फिर तो ये क्या हो जाता हमारे पास रैशनल नंबर हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ रूट में 23 है और ये फर्दर सोल्व भी नहीं हो सकता हमारे पास, तो स्क्वायर रूट है 23, और ये कैसे होते हैं आपके पास नंबर, इरेशनल नंबर होते हैं। क्यों, क्योंकि रूट में जो भी वैल्यू होती है वो क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होती है, ठीक है। तो रूट में 23/5 है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, इरेशनल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारे पास, ऑप्शन बी सही होगा इसका। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, बताओ या नहीं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, क्या कहता है इसमें, इफ़ LCM x, 18, मतलब क्या है, LCM है दो नंबर्स का, वो कितना है 36 है, और HCF है इन दो नंबर्स का, वो कितना है 2 है। रिप्रेजेंटेशन समझ रहे हो ना किस तरीके से लिखी हुई है, ये कॉमा में डाले हुए, यानी कि इन दो नंबर का LCM है 36 और इन दो नंबर का HCF कितना है 2 है। तो x निकालना है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। देखो कैसे निकलेगा ये, देखो 12th क्वेश्चन है हमारे पास। देखो क्या कह रहा है आपको इसमें, ये LCM जो है वो कितना गिवन है 36 है, और HCF कितना है 2 गिवन है, ठीक है। और दो नंबर कौन से हैं इसमें, देखो 2 नंबर जो हैं आपके पास वो कौन से हैं, जिनका LCM और HCF लिया है वो क्या है, x और 18 है, ठीक है। तो आपको पता है LCM मल्टीप्लाई में HCF क्या होता है आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है, याद है ये या नहीं, ठीक है। तो LCM कितना है हमारे पास 36 है, HCF कितना है 2 है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब x मल्टीप्लाई बाई 18, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो x निकल जाएगा यहाँ से, देखो x यहीं रहने दो, 36 मल्टीप्लाई में 2 और ये 18 2 सा 36, 2 2 सा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4 आ गई। कितनी बात समझ में आई। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, सी ऑप्शन जो है आपका वो सही है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 13। देखो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। क्या कहता है इसमें, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B इफ tan A इक्वल टू दिस देन cos A cos C माइनस sin A sin C। देखो ये क्वेश्चन जो है 8.1 एक्सरसाइज में से है आपका। देखो कैसे है ये क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है। देखो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें आपको ये चीज़ बोलता है ये कि जो राइट एंगल है वो B पे है, ये B हो गया मतलब, ठीक है। तो इसको A मान लो आप और इसको C मान लो, ठीक है। ABC ये बन गया। उसके बाद कह रहा है tan A जो है आपके पास वो दिया हुआ है आपको कितना, √3। तो अगर ये √3 है तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, cos A cos C माइनस में sin A sin C की। तो अगर आपको याद है 8.1 एक्सरसाइज, तो क्या करते थे हम उसमें, याद है कुछ, tan A इक्वल टू √3 है, यानी कि अगर हमें पता है ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से, ये होता है साइन, और ये क्या होता है आपके पास कोस होता है, ये टैन होता है, यहाँ पर कोसिकेंट होता है, ये सीकेंट होता है, और ये कोट होता है। तो हमें पता है टैन क्या होता है हमारे पास, p/b होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो यहाँ पर अगर हम 1 लगा दें तो हमें पता चल रहा है कि जो ये है 90 डिग्री है और tan A है, तो मतलब ये थीटा A पे है, ठीक है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, ये है √3, और बेस देखो ये हो गया परपेंडिकुलर, यहाँ ये हो गया बेस, और बेस कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, और हाइपोटेन्यूज हमें निकालनी पड़ेगी, मतलब यहाँ पर ये वाली, ठीक है। देखो क्यों निकालनी पड़ेगी हाइपोटेन्यूज, ये आपको पता है। देखो हमें क्या निकालना है, देखो यहाँ से cos A की वैल्यू चाहिए, sin A की वैल्यू चाहिए, फिर हमें cos C की वैल्यू चाहिए, और sin C की भी वैल्यू चाहिए। देखो cos A की वैल्यू तो और sin A की वैल्यू यहीं से इस डायग्राम से हो जाएगी, क्योंकि A दिया हुआ है, यानी कि थीटा A पे ही है। तो cos के लिए हमें पता क्या होता है, B/H होता है, और sin A के लिए हमें पता है P/H होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, इसके अंदर h निकाल लो, ये वाला h कैसे निकलेगा, ये h देखो पाइथागोरस लगा दो, h² इक्वल टू में b² प्लस में p²। तो b कितना है हमारे पास यहाँ 1, और √3 p है, तो p का स्क्वायर ये हो गया।
तो 1 प्लस में √3 के स्क्वायर से ये कट जाएगा तो 3 बचा 4। एच स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 4, तो एच कितना आ जाएगा रूट में 4, यानी कि एच कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। तो एच भी पता चल गया हमें कितना है 2 है, तो ये एच भी पता चल गया 2 है हमारे पास, ठीक है। तो देखो अब बी यहाँ से देख लो 1 है, एच कितना है 2 है, पी कितना है √3 है और एच कितना है 2 है, समझ रहे हो। अब जब हमें कोस सी और साइन सी करना है तो हमें पता है डायग्राम ये सेम ऐसे ही बना दो इसी तरीके से, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये √3 है यहाँ, ये 2 है और ये 1 है। अब हमें करना क्या होता है, ये सी आ गया ना यहाँ पर, तो यानी कि थीटा कहाँ है सी पर है। अब तो अगर थीटा यहाँ है तो ये क्या बन गया परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला क्या होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, और ये क्या बन जाएगा बेस बन जाएगा। तो अब देखो कोस का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है b/h होता है, और साइन का क्या होता है p/h होता है। अब इस वाले डायग्राम में से देखो p कितना है हमारे पास दिखाई दे रहा है, b देख लो पहले, तो यहाँ b/h है क्योंकि कोस c में, ठीक है। तो b है √3 और h कितना है 2 है, साइन c में p 1 है और h कितना है 2 है, समझ रहे हो। यहाँ कोस की जो वैल्यू थी वो यहाँ साइन की बन रही है, यहाँ साइन की जो वैल्यू थी यहाँ कोस की बन रही है, क्यों, क्योंकि हमने एंगल चेंज कर दिए, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं, अब देखो कोस ए की वैल्यू कितनी है 1/2 है, कोस सी की वैल्यू √3/2 है, माइनस में साइन ए की वैल्यू कितनी है √3/2 है, और साइन सी की जो वैल्यू है वो कितनी है 1/2 है। तो ये देखो √3/4 आ गया, और इधर से भी ये √3/4 आ गया, और ये प्लस का ये माइनस का है, तो ये क्या हो गया हमारे पास 0 आंसर आ गया इसका। क्या समझ में आया, ठीक है। 8.1 एक्सरसाइज में से था ये क्वेश्चन। तो 0 है तो देख लो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके पास, बी ऑप्शन सही होगा जिसमें 0 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास 14th क्वेश्चन, इफ़ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल ABC आर इन द रेशो ऑफ 1:1:2 रिस्पेक्टिवली, और फिर क्या कहता है द लार्जेस्ट एंगल बीइंग एंगल C, तो लार्जेस्ट वाला वो आपको C पे बनाना है। देन द वैल्यू ऑफ सीकेंट A अपॉन में कोसिकेंट B माइनस में tan A कोट B इज़, ये आपको बतानी है। तो देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। देखो 14th क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या है, एक ट्रायंगल है ABC और हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री है तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही बनने वाले हैं, अभी हम नाम नहीं लिखते इसका, ठीक है। और यहाँ पर उसने क्या बोला है आपको, ये रेशो दी हुई है, मतलब 1:1:2 दी हुई है। तो हमें पता है अगर एंगल्स की इस तरीके से रेशो दी हुई है तो हम इसको क्या लिखेंगे 1x यानी कि x, और ये वाला क्या लिखेंगे ये भी 1x, और ये वाला 2x लिखेंगे। रेशो में हमेशा इस तरीके से हम करते हैं, और यानी कि इन एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये हमें पता है, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो ये 4x = 180 डिग्री है, तो x कितना आ गया हमारे पास यहाँ से 180/4, 2 2 ज़ा 2 9 ज़ा, और ये कितना आ गया 45, यानी कि x जो है वो हमारे पास 45 है, समझ रहे हो इतनी बात। तो यानी कि एक एंगल x था 45 हो गया, दूसरा एंगल भी x था वो 45 हो गया, और तीसरा एंगल क्या होगा हमारे पास 2 × में 45 दैट इज़ 90 डिग्री का होगा, समझ रहे हो ना बात को। ये 1x बन गया हमारे पास, ये 1x और ये भी 2x बन गया इस तरीके से, ठीक है। तो ये 45 ये वाला कितना बन गया 90 बन गया, समझ रहे। तो हमें एंगल्स पता चल गए। तो उसने क्या कहा था कि जो ये ABC ट्रायंगल लोगे इसमें बड़े वाला जो एंगल है वो C पे लेना है, तो यानी कि 90 डिग्री यहाँ आ रहा है तो C इसको लेंगे, यही बोला उसने। अब AB आप कहीं भी लिख दो, यहाँ ये लिख दिया हमने, ठीक है। आ रहा है समझ में कैसे किया है, सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी किसकी है, दिखाई दे रहा है ये, देखो जो हमें वैल्यू है वो किसकी निकालनी है, सीकेंट A अपॉन में कोसिकेंट B माइनस में tan A अपॉन में क्या निकालना है हमें कोट B निकालना है, ठीक है जी। तो सीकेंट A, अब देखो अगर ये 90 है तो दोनों एंगल ये कितने होंगे 45 होंगे, 45 समझ रहे हो ना, क्योंकि ये देखो ना एक एंगल ये था ये 90 हो गया, ये दोनों एंगल 45 के। तो अब यहाँ से देखो सीकेंट A मतलब कितना है 45, कोसिकेंट B भी कितना है 45, तो कोसिकेंट 45 हो गया, tan A 45 और कोट B यानी कि कोट B कितना है 45 है, समझ रहे हो बात को। अब हमें वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, सीकेंट 45 कितना होता है हमारे पास √2 होता है, कोसिकेंट 45 भी कितना होता है √2 होता है, tan 45 1 होता है, कोट 45 भी कितना होता है 1 होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ये 1 हो गया और ये -1 कितना आ गया, ये भी 0 आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है, समझ में आया। तो यानी कि ये जो 14th क्वेश्चन है हमारे पास इसका आंसर भी क्या है 0 है, तो यानी कि ऑप्शन A जो है हमारा वो करेक्ट आंसर होगा। क्या इतनी बात क्लियर है। उसके बाद देखो जी 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.7 मीटर। मतलब देखो क्या कह रहा है, एक सर्कुलर व्हील है, ठीक है, जिसकी रेडियस जो है वो कितनी दी हुई है 0.7 मीटर दी हुई है, ठीक है, इन रोलिंग डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर। मतलब क्या है, ये देखो ये डिस्टेंस हो गया मान लो 176 मीटर का, तो ये बताओ कितने रेवोल्यूशन लेगा इस पर। तो ये बड़ा सिंपल सा है, देखो रेवोल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो
अगर मुझे ये पता चल जाए ये सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी है, सरकमफ्रेंस क्या होती है कि जैसे इसकी एक तरह से लेंथ, ठीक है ना, जैसे मान लो एक थ्रेड लिया मैंने, उसका एक सर्कल बना दिया, तो थ्रेड कितना लंबा है, वो सरकमफ्रेंस होती है, ठीक है। अब देखो हम इसमें करेंगे क्या, ये डिस्टेंस है 176 मीटर का, अपॉन में हम कर देंगे ये कितनी लेंथ का है, क्योंकि देखो अब जब ये रेवोल्यूशन लेगा यहाँ पर, मतलब एक बार घूमेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितना ये है, समझ रहे हो ना, ये आगे ऐसे बढ़ेगा तो कितनी जगह यहाँ पर कवर करेगा, जितना इसकी लेंथ है, समझ रहे हो। तो और ये लेंथ कितनी होती है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2πr, समझ रहे हो इस बात को। तो ये आपके पास क्या निकल जाएंगी कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितनी आएंगी, कितनी बार ये घूमेगा इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए, ठीक है ना, बात इतनी समझ रहे हो ना, ठीक है। तो 176 ये हो गया हमारे पास। इस तरह क्वेश्चन क्लास 8 से आपके पास चलते आ रहे हैं। ये 22/7, तो 7 ऊपर चला गया, आर कितना है हमारे पास 0.7, तो ये 7 और पॉइंट हटाएंगे तो उसका 10 नीचे आएगा, उसको हम ऊपर ले जाएंगे, समझ रहे हो। ये देखो ये 7 से 7 कट गया, यहाँ पर 2 5 से 10 हो गया, और ये 22 8 पे कट जाएगा, 8 का 176 होता है, करके देख लेना। 8 5 का कितना हो गया हमारे पास 40 रेवोल्यूशंस होंगी, क्या हो कितनी होंगी 40 रेवोल्यूशंस, ठीक है। तो ये 15th क्वेश्चन है जिसमें 40 आंसर है इसका। ये समझ तो पा रहे हो ना, जैसे मान लो ये जैसे हमने कहा कि एक इसको मान लो, ठीक है, ठीक है, ये भी एक इस तरीके से मान लो कि व्हील है, ठीक है, तो ये यहाँ रखा है, ठीक। अब ये कितना रेवोल्यूशन लेगा इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ये कितना है इसका, ये वाला पार्ट, समझ रहे हो, ये चीज़ दिख रही है, ये वाला पार्ट कितना है इसका, क्योंकि जितना ये होगा, अगर ये बड़ा होगा तो ज़्यादा कवर कर लेगा, है ना, कम रेवोल्यूशंस लेगा और ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा, और अगर ये चीज़ छोटी है इसकी तो ज़्यादा रेवोल्यूशंस लेगा, समझ रहे हो ना, कवर करने के लिए डिस्टेंस को, क्यों, क्योंकि ये चीज़ छोटी है इसकी। समझ पा रहे होंगे आप बात को, ठीक है। तो ये 15th क्वेश्चन था। उसके बाद देखो 16th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें दिखाई दे रहा है, देखो 16th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ट्रायंगल ABC is such that AB is equal to 3, BC is this, CA this. If triangle ABC is similar to this, EF इतना, पेरीमीटर निकालना है ऑफ ट्रायंगल DEF का। तो देखो ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है, देखो 16th क्वेश्चन है हमारे पास, ये दिख रहा है। देखो जी 16th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल बना दो ये ABC, ठीक है, ये रहा ABC। एक और ट्रायंगल बोल रहा है आपको DEF जो कि है सिमिलर, ठीक है जी, ये D है, ये E है, ये F है, ये सिमिलर है ट्रायंगल, ठीक है जी। ट्रायंगल ABC जो है सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, क्लियर है इतनी बात। यहाँ पर उसने कुछ गिवन दिया है, AB दिया हुआ है 3, BC दिया हुआ है 2, CA दिया हुआ है 2.5, और साथ में EF की वैल्यू दी है 4 सेंटीमीटर, ये 4 दिया हुआ है, ठीक है जी। तो पेरीमीटर निकालना है ऑफ ट्रायंगल DEF। पेरीमीटर क्या होता है, इस जो ट्रायंगल है इसकी साइड्स की जो लेंथ है उन सबको क्या करो, ऐड कर दो, ठीक है, तो वो पेरीमीटर होगा। तो एक तो हमें पता है ये 4 है, लेकिन ये 2 नहीं पता, तो ये कैसे निकलेंगे, देखो उसने बोल दिया ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होती है। तो देखो AB अपॉन में DE इक्वल टू में AC अपॉन में DF इज इक्वल टू में BC अपॉन में EF, ये बनेगा। अब यहाँ से देखो BC और EF दी हुई है, BC कितनी है 2, EF कितनी है 4 है, और AC भी दी हुई है 2.5 है, DF नहीं पता, AB भी दी हुई है 3 और हमें DE नहीं पता, ठीक है। तो देखो निकलेंगी कैसे, पहले इन दो को इक्वेट कर दो, इन दो को जब इक्वेट करूँगा तो 2.5 इंटू में 4 हो जाएगा, और ये 2 इंटू में DF हो जाएगा, और यहाँ से ये देखो DF इधर ही रहने दो, और ये 2.5 इंटू में 4 और ये 2 इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 2 ज़ा 4, 2.5 को 2 से करोगे तो 5.0 बनेगा, यानी कि 5 आ गई DF, ठीक है जी। DF कितनी आ गई 5, और अब क्या करो, इस वाले पार्ट को इसके साथ इक्वल करो, ठीक है ना, फिर हमारे पास ये DE आ जाएगा। तो 3/DE इज इक्वल टू में 2/4 करेंगे, 4 3 ये 12 हो गया, ये 2DE, और DE कितना आ जाएगा यहाँ से 12/2, 2 6 12, तो DE आ गया हमारे पास 6, क्लियर है। तो पेरीमीटर क्या होता है, इन सब का सम, पेरीमीटर हमें पता है ट्रायंगल की साइड्स का सम कर दो, तो 6 और 4 कितना होता है 10, 10 और 5 कितना हो गया 15 आ गया पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल DEF, ठीक है जी। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें आपके पास 15, ये रहा आपके पास B पार्ट, ठीक है जी। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ रहा है, ठीक। तो ये 15 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब 17th क्वेश्चन, देखो 17th क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, इन फिगर इफ़ DE इज़ पैरेलल टू BC, DE पैरेलल है BC के, और AD जो है आपको ये यहाँ पर दी हुई है कितनी 3 सेंटीमीटर। देखो जैसे 17th क्वेश्चन है ना, ये ट्रायंगल दिया हुआ है आपको, ठीक, ये A है, ये क्या है D है, ये E है, ये B और ये C हो गया। इसमें DE पैरेलल टू BC बोल रहा है, ठीक है। तो आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा कि शायद BPT या थेल्स थ्योरम इसमें लग सकती है, ठीक है, जिसमें हमें पता है 10 अपॉन में 10 होता है और 10 अपॉन में 10 होता है। लेकिन यहाँ देखो हमें क्या करना क्या है, देखो AD तो दिया हुआ है 3, BD कितना दिया हुआ है 4, BC कितना दिया हुआ है हमें
14 और डी हमें निकालना है, इक्वल्स टू कह रहा है ना। तो देखो यहाँ थेल्स थ्योरम इसलिए नहीं लग सकती, वो तो हमें पता है दिस अपॉन में दिस होती है, दिस अपॉन में दिस होती है। यहाँ ये तो कहानी है ही नहीं, हमारे पास पता ही नहीं है, तो ये हम कैसे करें। तो हमें पता है, ये बेसिक में भी था आपके पास, बेसिक वाला जो पेपर करवाया था मैंने स्टैंडर्ड का, इस टाइप का था वहाँ पर भी, कि थेल्स थ्योरम नहीं लग सकती, यानी कि बीपीटी नहीं रख सकती, ठीक है। तो हम क्या करें, इसमें दो ट्रायंगल को सिमिलर करें। कौन से? ट्रायंगल ए डी ई को सिमिलर करें ट्रायंगल ए बी सी से। अब देखो ये सिमिलर होते हैं, ठीक है, आपको वहाँ करके तो दिखाना नहीं, क्योंकि आपने तो क्या करना है, एमसीक्यूज ही फिलअप करने हैं, ठीक है। तो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये छोटे वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। वो क्यों है? देखो ये वाला एंगल ए दोनों में आ रहा है, कॉमन है, ये हो गया एक एंगल, ठीक है। एक एंगल ये और एक एंगल ये कौन से एंगल है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल से ये इक्वल हो गए। तो दो एंगल इक्वल हैं, एक ए वाला और एक ये वाला कोरस्पॉन्डिंग वाला, तो ये बाय ए क्राइटेरिया क्या है? सिमिलर है। सिमिलर है तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी? इक्वल। तो देख लो छोटे वाला ट्रायंगल क्या है? ए डी है, बड़े वाले ट्रायंगल की कौन सी साइड आएगी इसके नीचे? ए बी आएगी। इक्वल टू में ये वाला छोटे वाले ट्रायंगल की डी ई है और बड़े वाले ट्रायंगल की ये बी सी है, और तीसरी ये वाली छोटे वाले ट्रायंगल की ए ई और अपॉन में ए सी। ये करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास गिवन है ही नहीं, तो यहीं से निकल जाएगी हमारे पास डी ई की वैल्यू। तो देखो कैसे निकलेगी, ए डी कितना है? 3 है, ए बी देखो कितना हो गया ये टोटल, 4 और 3 7, तो ये 7 आ गया। डी ई हमें निकालना है और बी सी कितना है हमारे पास? 14 है। तो ये देखो 14 इधर चला जाएगा, 14 इंटू में 3 अपॉन में 7 इज इक्वल टू में डी ई, 7 2 दा 14, 2 3 दा 6, तो डी ई कितना आ गया हमारे पास? 6 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो डी ई कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर, तो यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। क्या इतनी बात समझ में आई? समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे किया है, ठीक है। 18th क्वेश्चन देख लो। अब 18th क्वेश्चन क्या है हमारे पास? देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। देखो 18th क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारे पास? 4 tan बीटा इज इक्वल टू में 3 है, और हमें क्या निकालना है? 4 sin बीटा माइनस में 3 cos बीटा अपॉन में हमें निकालना है 4 sin बीटा प्लस में 3 cos बीटा। क्लियर है? तो देखो tan बीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, वो कितनी हो जाएगी? 3/4 हो जाएगी, ठीक है। tan बीटा की वैल्यू कितनी है? 3/4, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, ये चीज़ आपको पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से, ठीक है। नहीं पता तो वो चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। तो ये हो गया आपके पास, ठीक है। अब देखो हमें साइन की वैल्यू चाहिए या कोस की वैल्यू चाहिए, तो देखो साइन बीटा और कोस बीटा। देखो साइन क्या होता है हमारे पास? पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से P/H होता है, और ये क्या होता है हमारे पास? P/H होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है। तो यहाँ से देखो पी ए हो गया हमारे पास और बी ए है, एच नहीं पता हमें, तो एच कैसे निकलेगा? देखो यहाँ पर हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से होगा, पी कितना है? 3 है और बेस कितना है? 4 है, ये हमें निकालना है, ठीक है। अब यहाँ बीटा दिया हुआ है, बीटा यहाँ पर कहीं पर भी बना दो, ये एंगल ये तो 90 है, यहाँ मान लो बीटा बना दिया आपने, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया और ये हाइपोटनीस है। तो निकाल लेंगे कैसे? एच स्क्वेयर इज इक्वल टू में बेस का स्क्वेयर यानी कि 4 का स्क्वेयर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, कितना हो गया ये? 16 प्लस में ये 9, और h कितना हो जाएगा? ये 16 प्लस 9 25 आएगा करके, एच स्क्वेयर इक्वल टू 25, तो h कितना आ जाएगा? रूट में 25, तो ये 5 आ जाएगा h। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो वैल्यू पुट कर देंगे अब हम। p कितना था हमारे पास? 3 था, और h कितना आया है? 5 आया है। b कितना है हमारे पास? 4 है, और जो आपके पास ये h है वो कितना है? 5 है। क्लियर? तो यहाँ पर देखो आपके पास 4 sin बीटा, साइन बीटा की वैल्यू रखो 3/5 माइनस में 3 कोस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 4/5 हो गई, समझ रहे हो। और नीचे देखो 4 साइन बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 3/5 माइनस नहीं प्लस आएगा 3 कोस बीटा, तो 3 ये और कोस बीटा कितना हो गया? मल्टीप्लाई में ये 4/5 हो गया, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो। देखो 12/5 माइनस में ये 12/5 अपॉन में ये 12/5 प्लस में ये आपके पास 12/5। तो देखो ये 12/5 माइनस 12/5 ये तो 0 हो गया, और यहाँ पर आप इसको करके भी देख लो, चाहे जो भी होगा वो 0 ही होने वाला है आंसर। तो क्यों? क्योंकि देखो यहाँ नीचे कुछ भी आएगा, तो 0 के नीचे कुछ भी है तो वो 0 ही होगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ये 24/5 आएगा, एलसीएम वगैरह लोगे जब आप 5 दोगे, और ये 24/5 आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर देखो 0 इंटू में 5 ऊपर चला जाएगा, 24 नीचे, तो ये 0 ही होगा आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? 0। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इसका सही रहेगा हमारे पास? ये ऑप्शन ए सही रहेगा। क्या इतनी बात क्लियर है? देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कहता है इसमें। वन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ द डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज -5x प्लस में 7y इक्वल टू 2।
द सेकंड इक्वेशन कैन बी, देखो डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन है। डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, जो कोइंसिडेंट वाली लाइंस होगी वो उसकी जो इक्वेशन होगी वो डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन होती है, ठीक है। देखो कैसे ये आपके पास इक्वेशन है, 19th क्वेश्चन हम कर रहे हैं। देखो ये है माइनस का 5x प्लस में 7y इक्वल टू 2। तो सेकंड इक्वेशन आपको बतानी है और डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। वन इक्वेशन ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन। डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं, जो कोइंसिडेंट लाइंस की होती हैं, ठीक है। तो उसमें हमें कहानी पता है कि a1/a2 होता है इक्वल टू में b1/b2 होता है और इक्वल टू में c1/c2 होता है। ये कहानी हमें पता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये बनानी पड़ेगी अब दूसरी इक्वेशन, ठीक है, जिसमें कि रेशो इक्वल रहे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देख रहे हैं 10 14 4, यहाँ भी 10 14 4, यहाँ भी 10 14 4, यहाँ भी 10 14 4 है, यानी कि क्या, देखो इन सबका डबल हो रहा है अगली इक्वेशन में, 10 14 और 4, तो 1/2 1/2 1/2 बन रही है, ठीक है। लेकिन ये सभी में ही डबल बनाया हुआ है, लेकिन आपको साइन देखने हैं, ठीक है ना। यहाँ साइन की गड़बड़ होने वाली है, तो देखो कैसे बनेगा। देखो अगर हमें पता है ये वाला कितना हो गया हमारे पास 10x, इसका डबल कितना हो जाएगा 14y, और इधर से इसका डबल कितना हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे a1/a2 करेंगे तो 5/10 कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2 आएगा, ठीक है। और अगले में भी माइनस का 1/2 अगर हमें चाहिए तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, तभी 7 में -14 1/2 माइनस का बनने वाला है, समझ रहे हो ना। यहाँ पर भी b1/b2 में, और c1/c2 में क्या होने वाला है, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, यहाँ माइनस होना चाहिए, और तब ये आएगा आपके पास माइनस का 1/2, समझ रहे हो। तो ये इक्वेशन है हमारी, तो ये इक्वेशन देख लो कहाँ पर है, 10x - 14y - 4, ये वाली बनेगी। समझ पा रहे हो कैसे किया है। तो हमें ये पता चल गया डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन थी, यानी कि इसमें सब कुछ ये चीज़ इक्वल रहने वाली है। तो इक्वल अगर रहेगी तो इसका मतलब क्या है, इन सब का जस्ट डबल या ट्रिपल इस तरीके से हमें सोचना पड़ेगा, तभी रेशियो सेम रहेगी। और यहाँ हमने देख लिया था कि डबल वाली कहानी चलाई हुई है, लेकिन साइन की दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो कई बच्चों को ये लग रहा होगा कि ये हमने यहाँ रख के c1 c2 कर दिया, इसको इधर क्यों नहीं लेके किया। तो देखो जब भी ये a1/a2 b1/b2 c1/c2 वाली कहानी होती है तो इनको इधर भी रख के आप कर सकते हो c1/c2। वो आपको इसलिए सिखाया गया था कि जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करते हो ना, तो उसमें इनको इधर ही लेके आना पड़ता है, तो वो c1 c2 आप कंसीडर करते हो, समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है। तो यहाँ आप ले सकते हो ये इक्वल टू में भी, कोई दिक्कत नहीं है c1/c2, नहीं तो आपको पता ना ये हम इधर लेके जाते थे फिर c1 c2 करते थे, ठीक है। तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इसको इधर लेके जाओगे तो ये प्लस का 2 बनेगा, और सॉरी माइनस का 2 बनेगा इधर लेके जाओगे, जब माइनस का 2 इधर जाएगा ये, और ये माइनस का 4 इधर जाके ये प्लस का 4 बनेगा, इसी तरीके से बन सकता है ये। तो -2/4 भी क्या होता है, -1/2 ही होगा, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 20th क्वेश्चन हमारा, देखो क्या कह रहा है इसमें। अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ चूजन एट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। तो देखो इंग्लिश अल्फ़ाबेट चूज़ किया है रैंडमली, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपके पास जो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, ठीक है, लेटर ऑफ वर्ड दिस मैथमेटिक्स की। तो इसमें हमें पता है क्या होता है, फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का पता है हमें, फेवरेबल केसेस और नीचे टोटल नंबर ऑफ केसेस है। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे, देखो अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश में, कितने अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास, टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए से लेकर Z तक, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ये तो ये हो गया हमारे पास अल्फ़ाबेट, ठीक। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये वाला वर्ड वाले जो हैं अल्फ़ाबेट्स हैं ये चूज़ किए गए हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स जैसे है तो ये नंबर्स काउंट करो इसके, MATHEMATICS मैथमेटिक्स, ठीक है। देखो इसमें जो नंबर रिपीट हो रहा है उसे बार बार काउंट नहीं करना, ठीक है। एक बार आपको एक ही अल्फ़ाबेट काउंट करना है, जैसे एक ये हो गया, दूसरा ये है हमारे पास, तीसरा ये है, चौथा ये है H, और ये E भी हो रहा है कंसीडर। अब ये देखो ये M रिपीट हो गया, ये A भी रिपीट हो गया, यहाँ ये T भी रिपीट हो रहा है, I कंसीडर होगा, ठीक है, C कंसीडर होगा, और ये S भी कंसीडर होगा। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, ठीक है। इनको काउंट कर लो जो रिपीट नहीं हो रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ रहे हो क्या किया मैंने यहाँ पर, जो रिपीट हो रहा है ना उसको 2 बार काउंट नहीं कर लेना है, कहीं पूरे नंबर काउंट करके फेवरेबल कर दो, जो रिपीट हो रहा है उसे एक ही बार आप काउंट करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कितने नंबर हो गए आपके पास अब, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 फेवरेबल केस हो गए यहाँ पर, समझ रहे हो बात को। तो 2 4 द 8, 2 1 द 2 3 द, तो ये 4/13 आएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। तो 4/13 देख लो कहाँ पर है आपके पास, ये ए ऑप्शन जो है इसमें हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है। तो ये थे हमारे पास 11 से 20 क्वेश्चन इसके, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 21 से 30 क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।